गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवानी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब श्वसन तंत्र क्या है? इस श्वसन तंत्र के विषय में आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो अन्य प्राणी हो, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। और इस प्रक्रिया के दौरान उसे ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा वह अपने दैनिक जीवन में कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं? हम बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो सब परिभाषित कैसे करते हैं इसे नोट कर लें, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर बताया जा रहा है आपको मनुष्य का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी बताया गया है। ये फिगर क्या कह रहा है? ये एक मनुष्य का डायग्राम है और यहाँ पर इस डायग्राम में सबसे बाहर ये आपका नोजल पॉइंट होता है, इसे हम लोग नासा द्वार कहते हैं। तो हवा इसके द्वारा अंदर जाता है। तो हवा जब इसके अंदर कैसे जाएगा? यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है तंतुपट। ये देखिए बेटा, तंतुपट लिखा हुआ है। ये तंतुपट क्या करता है? जब ये एक मांसपेशियों का बना होता है और फैलता और सिकुड़ता है। जब ये तंतुपट नीचे की ओर जाता है तो हवा अंदर आ जाती है। हवा कहाँ जाती है बेटा? अंदर आ जाती है। तंतुपट नीचे गया, यहाँ पर खाली स्थान बनेगा और हवा अंदर की तरफ खिंच जाएगी। और तंतुपट जब ऊपर जाएगा तो जो यहाँ स्थान बना है वो स्थान ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो ये हमारा जो फेफड़ा है वो दबेगा और हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इसी तंतुपट की वजह से या तंतुपट की क्रिया की वजह से मनुष्य के बाह्य नासा द्वार से होता हुआ हवा फेफड़ों तक पहुंचता है। ये कैसे पहुंच रहा है ये देख लीजिएगा। इसका रास्ता क्या है, इसका मार्ग क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग क्या है ये भी समझाएंगे हम और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो पहले आप परिभाषा इसकी जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में इसे नोट कर लें। तो श्वसन तंत्र क्या है? जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थों, ब्रैकेट में यहाँ ग्लूकोज लिखा है क्योंकि मनुष्यों में जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण होता है और जो ऊर्जा देता है वो कौन होता है? ग्लूकोज होता है। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों ब्रैकेट में ग्लूकोज के जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। कोशिकाओं की इस जैविक प्रक्रम को श्वसन तथा इस प्रक्रम में भाग लेने वाले अंगों के तंत्र को मानव का श्वसन तंत्र कहते हैं। तो ये परिभाषा इसकी हो गई। किसकी परिभाषा हो गई बेटा? मानव श्वसन तंत्र की परिभाषा हो गई। तो मानव श्वसन तंत्र की परिभाषा के बाद इसमें एक समीकरण दिया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? ग्लूकोज है, C6H12O6। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है ग्लूकोज का, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ग्लूकोज टूटता है और टूट कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। यह ऊर्जा कितनी होती है? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये अगर एटीपी के रूप में देखें तो यहां पर हमें क्या होगा? एटीपी के रूप में अगर हम देखें तो एटीपी बोलते हैं इसको। और ये एटीपी के रूप में 38 एटीपी प्राप्त होता है। कितना एटीपी प्राप्त होता है? 38 एटीपी। अर्थात ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के टूटने पर 38 एटीपी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और इस रिएक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पर श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग को समझने के लिए यहाँ मैंने लिखा हुआ वायु में हम लोग मनुष्य वायु लेता है। वायु में मुख्य रूप से क्या लेता है? ऑक्सीजन को लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही यहाँ पर ग्लूकोज के साथ क्रिया करके इसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है और फिर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और यह ऊर्जा हम अपने दैनिक जीवन में कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दैनिक जीवन में क्या कार्य करते हैं बेटा? जैसे चलना फिरना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण अर्थात ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। और ये ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो हमारी कोशिकाओं में होता है। और कोशिकाओं में दो भाग में होता है ये, एक तो ऑक्सीजन होता है और एक अनऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे हम लोग अनाक्सीय कहते हैं। एक ऑक्सीजन और एक अनाक्सीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया को ऑक्सीय श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ श्वसन मार्ग को समझ लेते हैं आप लोग। वायु मनुष्य में तंतुपट के नीचे, वायु पर ब्रैकेट में ऑक्सीजन, मनुष्य में तंतुपट के नीचे की ओर, ये तंतुपट है, ये तंतुपट जब नीचे की ओर जाएगा, ये तंतुपट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे की ओर, नीचे की ओर खींचने के कारण नासाद्वार या मुख, भाई कभी कभी अगर हम लोग नाक बंद कर दे, अपना नाक बंद कर ले तो मुंह से भी हवा अंदर जा सकता है, तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर नासाद्वार या मुख से ग्रसनी, ये आपका ग्रसनी वाला हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद कंठ, देखो मुख या नाक के पीछे क्या होता है, ग्रसनी, इसका ये कंठ, यहाँ पर जो है हमारा ये कंठ होता है, यहाँ पर इसको हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं, कंठ, श्वास नली। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो ये आपके छल्ले जैसी संरचना दिखाई देगी, ये श्वास नली। अच्छा, ये उपास्थि वलय होती है, कौन सी वलय होती है बेटा, उपास्थि वलय, और इसमें सी के आकार का वलय बना होता है, सी के आकार का वलय बना होता है। और ये पाइप को क्या होता है, उपास्थि होती है, और ये पाइप को पिचकने से या चिपकने से रोकता है। श्वास नली श्वसनिकाओं से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा अब फेफड़ों में पहुंच गए, ये फेफड़ों में ब्लड आया, ब्लड में इन्होंने ऑक्सीजन को दिया और उसका कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब यह क्या हुआ, तंतुपट जो था हमारा अभी नीचे की ओर खींचा था, अब क्या चला जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। अब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से भरे फेफड़े को क्या करेगा, दबाएगा, और दबाने पर क्या करेगा, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके बाहर की ओर चला जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना होगा, तो ये एक बार अंदर आएगा, अंदर कब आएगा, जबकि तंतुपट नीचे की ओर जाएगा, और बाहर कब जाएगा, जब तंतुपट ऊपर की ओर जाएगा, अर्थात डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरह से ये क्रिया करता है, ठीक है बेटा। तो अब जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कहां पहुंचेगा, पहले फेफड़ों से कहां पहुंचेगा वो बेटा, फेफड़ों से श्वसनिकाओं में पहुंचेगा, श्वसनिकाओं से श्वसनी में, श्वसनी से फिर कहां पहुंचेगा, श्वास नली में, श्वास नली से कंठ, कंठ से ग्रसनी, ग्रसनी से मुख या नासाद्वार द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा। क्या छोड़ दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन का लेना, सरल भाषा में कह सकते हैं समझाने के लिए, तो ये समझ लिया आप लोगों ने। और साइंस के स्टूडेंट्स आप लोग हैं, तो आप साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते इस तरह की प्रक्रिया लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। और सामान्य परिस्थिति में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं उन सभी को मिला करके श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो अब श्वसन मार्ग भी आप लोगों ने समझ लिया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है मैंने महत्वपूर्ण बिंदु। तो मनुष्य में एक जोड़ी का मतलब होता है दो, एक जोड़ी का मतलब दो। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ा होता है जिसमें दायां फेफड़ा 3 कक्षक या पिंडक तथा बायां फेफड़ा 2 कक्षक का होता है। अब अगर हम बात करें तो हमारा ये दाहिना हाथ होता है, तो दाहिने तरफ का फेफड़ा थोड़ा बड़ा और इसमें 3 कक्षक होते हैं। जैसे फिगर में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक डार्क लाइन भी आपको दिखाई गई है, ये आपका 1 कक्षक और ये आपका दूसरा कक्षक, तो ये आपका कुल 3 कक्षक, 1 और 2। तो मनुष्य का जो दाहिना फेफड़ा होता है वो 3 पिंडक या कक्षक का बना होता है, जबकि बायां वाला केवल 2, 1 और 2 कक्षक का बना होता है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को। उसके बाद फेफड़ा रक्त को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शरीर से बाहर निकाल देता है, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। तो फेफड़ा का कार्य क्या होता है, हवाओं का, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, ठीक है बेटा। अब एक इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था
प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो वो इसकी उल्टी अभिक्रिया है, तो मतलब अपचयन अभिक्रिया है। ये उपचयन अभिक्रिया है और वो क्या है, अपचयन अभिक्रिया। तो श्वसन जो है, श्वसन एक ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्या था, प्रकाश संश्लेषण अपचयन अभिक्रिया था। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद कभी कभी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है श्वसन और दहन में अंतर। दहन का मतलब था जलना, श्वसन का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? श्वसन का मतलब है हम लोग सांस लिया और उससे ऊर्जा मिली, और दहन का मतलब हम लोग किसी चीज़ को जला दे उससे भी ऊर्जा मिलेगी। फिर भी इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। तो श्वसन और दहन में क्या अंतर है, इसी को आप स्पष्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। यहाँ लिखा हुआ है श्वसन और दहन। श्वसन एक जैविक क्रिया है, दहन यह एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया में क्या होता है बेटा, जो एक पदार्थ से दूसरे में बदल जाए और पुनः वापस पुरानी वाली स्थिति में ना आए, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, यह क्रिया नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है नियंत्रित होती है, कम या ज़्यादा हमारे हिसाब से होता है। वो ऐसा नहीं कि अपने मन का जो चल रहा है चलने देगा। लेकिन दहन की प्रक्रिया अनियंत्रित होती है। आग लग गई अगर कहीं तो हमारे बुझाने से, बड़े पैमाने पर अगर आग लग गई तो हमारे बुझाने से तो बुझेगी नहीं, तो इसलिए क्या है, वो अनियंत्रित अभिक्रिया है। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट क्या है इसका, इस क्रिया में एंजाइम सहायक होता है। श्वसन क्रिया में एंजाइम भाग लेता है, उसमें क्रिया वो सहायक होता है, जबकि दहन की प्रक्रिया में एंजाइम का कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इस क्रिया में एंजाइम का कोई कार्य नहीं होता। चौथा पॉइंट है इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। यहाँ पर चौथा पॉइंट, दहन में इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित नहीं होता। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर में बनता है। अच्छा, अगर एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है तो मनुष्य के शरीर का ईंधन या कोशिकाओं का ईंधन कौन है, तो कोशिकाओं का जो ईंधन है वो ग्लूकोज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा मिल रही है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकाओं का ईंधन कहा जाता है और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। अब अगला पॉइंट इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है श्वासोच्छ्वास। इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्रीदिंग दो प्रक्रियाओं में है, एक तो अंतःश्वसन श्वास अंदर लेना और निःश्वसन श्वास बाहर छोड़ना। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब इसी को इंग्लिश में हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में अब सामान्यतः हम लोग वायुमंडल से जो हवा लेते हैं उसमें कितना हमारे शरीर में हवा गया और उस हवा में कौन कौन से गैसें रही, तो आप सभी को पता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया के अंतर्गत जो अंतःश्वसन होता है उसमें जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% हमारे शरीर के अंदर जाती है और ऑक्सीजन 21% के लगभग जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे शरीर के अंदर जाता है। लेकिन अब हम जब सांस छोड़ते हैं तो निःश्वसन कहते हैं उसे, श्वास बाहर निकलना या श्वास बाहर छोड़ना। तो इसमें भी नाइट्रोजन 78% होता है, मतलब जितना नाइट्रोजन हमने लिया उतना का उतना पूरा नाइट्रोजन हमने छोड़ दिया। उसके बाद ऑक्सीजन 16% हो गया, अभी हमने 21% दिया था और अब क्या हो जाएगा 16%। ये लगभग 4% के आसपास हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। कितना परसेंट होता है, 4%। यहाँ पर 16 लिख दिया गया है, 5% के आसपास दिख रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि कुछ अन्य गैसें भी होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलता है। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें ये हम लोग इतने गैसें लेते हैं और इतने छोड़ते हैं। तो अब सामान्य रूप से हमसे पूछा जाता है कि भाई हम लोगों ने जो श्वसन की क्रिया में कितना परसेंट ऑक्सीजन लिया, तो 4 से 5% ऑक्सीजन हम लोग हमारा शरीर यूज करता है, बाकी क्या करता है कार्बन निःश्वसन के द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सांस की लेने में हम लोग कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, 21% और छोड़ रहे हैं 16%। तो लगभग 4 से 5% ऑक्सीजन हमारा शरीर यूज करता है, बाकी उसे क्या करता है वो निकाल देता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कुछ अन्य जीवों में श्वसन अंग के बारे में बताया है कि भाई
हमारे शरीर के साथ साथ जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन है? फेफड़ा है। उसी तरह से, या हम फेफड़े से सांस लेते हैं, उसी तरह से कुछ अन्य जीव भी हैं जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो इनमें भी श्वसन होता है। तो इनका जो श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग, वो कौन है? जैसे मनुष्य का श्वसन, मुख्य रूप से मनुष्य का श्वसन अंग कौन है? तो वो है कौन? फेफड़ा। तो यहाँ पर देखिए अन्य जीवों में श्वसन अंग, तो स्तनधारियों में, स्तनधारी वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनकी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, उन्हें हम लोग स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं। जलीय जीव क्लोम या गिल्स के द्वारा, जो मछलियां वगैरह होती हैं, गलफड़ होता है साइड में, तो जलीय जीव जो होते हैं, जो जल में रहते हैं, अधिकतर करके जलीय जीव जो श्वसन करते हैं वो क्लोम या गिल्स के द्वारा करते हैं। ज़्यादातर जलीय जीव गिल्स या क्लोम के थ्रू श्वसन करते हैं। कीट जो है वो कीट क्या करता है? कीट क्या करता है? श्वसन नलिका के द्वारा या ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है। मेढक में देखो, मेढक लिखा हुआ है, टैडपोल भी लिखा हुआ है, अर्थात जब मेढक बच्चा या छोटा या लार्वा अवस्था में होता है, जिसे हम लोग टैडपोल कहते हैं, तो वो क्लोम या गिल्स के द्वारा सांस लेता है। और जब वो वयस्क हो जाता है, जमीन और पानी पर रह सकता है, तो जब जमीन पर रहता है तो वो क्या कहता है? फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। और जब पानी में या मिट्टी के अंदर ग्रीष्म निद्रा में छुप जाता है, सो जाता है, तो वो त्वचा से श्वसन लेता है। अर्थात मेढक अपने अपने लार्वा अवस्था में गिल्स के द्वारा श्वसन करता है और वयस्क अवस्था में त्वचा और फेफड़े से श्वसन करता है। अच्छा, ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई किसकी? श्वसन तंत्र के बारे में। और इस समय हमारे पूरे विश्व में एक महामारी कोरोना कोविड-19 का प्रकोप है, जो सबसे ज़्यादा श्वसन तंत्र पर ही प्रभाव डालता है। इस श्वसन तंत्र की अगर बात करें हम लोग, तो श्वसन तंत्र में ये लास्ट में जो बिंदी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कुपिका कोश। ये गुब्बारे के पैकेट की तरह होता है, जिसमें ही गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी कुपिका कोश में ही क्या करता होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जब कोविड-19 का संक्रमण होता है तो हमारे श्वास नली में धीरे धीरे क्या होता है? एक म्यूकस की मोटी लेयर जमा हो जाती है। और जब म्यूकस की मोटी लेयर जमा हो जाती है तो धीरे धीरे वो फेफड़ों के अंदर क्या होती है? भरने लगती है। दोनों फेफड़ों में भर जाते हैं। अब फेफड़ा डायफ्राम के ऊपर नीचे खिसकने के बाद भी फेफड़ा फूलेगा या पचकेगा नहीं, वो जस का तस बना रहेगा, जिसकी वजह से रोगी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह बिना सांस लिए उसकी सांस लेने में कठिनाई की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं? सरकार के द्वारा इसके 2-3 बहुत कारगर उपाय बताए गए हैं। सुरक्षा, एक तो पहला है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बार बार हाथ धोना चाहिए, और खाने पीने के पहले तो ज़रूर हाथ धोना चाहिए, और कम से कम साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। उसके बाद अगर गले में खराश या कोई और प्रॉब्लम हो तो हमें कुछ गर्म पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जैसे हल्दी, दूध का इस्तेमाल, काढ़े का इस्तेमाल। और अगर आपको लगता है आपको बुखार भी है, खांसी भी आ रही है और सर्दी भी है, तो आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके आपको अपनी जानकारी देनी चाहिए कि हमें इस तरह के प्रॉब्लम है या इस तरह के सिम्टम्स है, इसका इलाज ही, इसका उपाय जो है वो बचाव ही है और कुछ नहीं। और इसके साथ अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगला वीडियो हमारा रहेगा मनुष्य का हृदय। तो तब तक के लिए धन्यवाद।